हेलो एंड वेलकम। आज है हमारा नया टॉपिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आप बोल सकते हो आरबीआई। इस टॉपिक का आज है लेक्चर नंबर 1 और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन और जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानेंगे, वो कहां से आया, उसके सील के बारे में, लोगों के बारे में जानेंगे। इसी तरह जब हम हिस्ट्री देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंक से, जब हम हिस्टोरिकल एंगल थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम गवर्नर की बात करेंगे। क्या गवर्नर की 3 साल की टर्म होती है, क्या 5 साल की टर्म होती है, या क्या 4 साल की टर्म होती है? पहला गवर्नर, लास्ट गवर्नर, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर, क्या कोई लड़की गवर्नर बनी है, देखेंगे। अच्छा, डिप्टी गवर्नर जो लड़की बनी हुई है, ऐसा कौन सा आरबीआई गवर्नर है जो एज प्राइम मिनिस्टर भी रहा है? 2 गवर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने साइन ही नहीं किया नोट्स पे। अच्छा, इसी तरह हम बहुत सारी और भी बातें देखेंगे कि गवर्नर आरबीआई का साइन करता है कहां पे, कौन से नोट्स इशू करता है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है इशू। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, इनिशियल कैपिटल के बारे में देखेंगे, पहले प्राइवेटली ओन्ड था। फिर अच्छा, हम ये भी देखेंगे कि जो आरबीआई है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्या वो जनवरी से दिसंबर है, क्या वो जुलाई से जून है, क्या वो जुलाई से मार्च है, क्या वो अप्रैल से 31 मार्च है, और आज का हाल क्या है, आज का हाल क्या है, वो भी हम देखेंगे। इसी में हम देखेंगे, इसी लेक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, इनमें ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर में टर्म सेम होता है कि डिफरेंट होता है? अच्छा, ये भी हम देखेंगे। 4 ईयर टर्म है, 5 ईयर टर्म है, कि जितना गवर्नमेंट चाहे उतनी टर्म है। हम देखेंगे क्या जम्मू या श्रीनगर किसी ऑफिस में आता है? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के कुछ जोनल ऑफिसेज है क्या, इसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। अगर आपको नहीं पता कुछ भी, कोई बात नहीं, वेट करो ना, लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस इसमें हम लास्ट में देखेंगे जम्मू है रीजनल ऑफिस की, श्रीनगर है रीजनल ऑफिस। अच्छा, सब ऑफिसेज कितने हैं, जो मैं एडिशनल पॉइंट एक बता दूंगा, यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन वेट करो लेक्चर का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या है? इंडिया का है सेंट्रल बैंक। मगर कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप कभी इंटरनेट पे जाओगे और लिखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पे पता है, वहां पे आपको एक बैंक मिलेगा, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसका भी ऑफिस मुंबई में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑफिस मुंबई में है। लेकिन ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। इन शॉर्ट इतना कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसी तरह याद रख लीजिए कि इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग से भी बैंक है, कंफ्यूज नहीं होना उससे। उसका ऑफिस भी मुंबई में है, आरबीआई का ऑफिस भी मुंबई में है, लेकिन वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। लेकिन उस पर मत जाइए, ना ही उससे कभी सवाल आएगा। मैं बस इसलिए बता रहा हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इंटरनेट की वजह से। तो सुनो, अब टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है। बताइए मेरे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, वो किसका सेंट्रल बैंक है? इंडिया का सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। अच्छा सर, और बाकी कंट्रीज का सेंट्रल बैंक क्या क्या है? एग्जाम्पल दूंगा, याद नहीं रखना, एग्जाम्पल दूंगा, याद नहीं रखना, 1-2 मिनट के अंदर जो बोलूंगा याद नहीं रखना, बस सुन लो और एंजॉय करो। यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व। अच्छा, यूके में भी सेंट्रल बैंक है, उसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी तरह अच्छा, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश को बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश। बहुत सारी कंट्रीज ने लिखा हुआ है डायरेक्टली सेंट्रल बैंक नाम, ठीक है। स्विट्जरलैंड का स्विस नेशनल बैंक है, साउथ अफ्रीका का साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह का अफगानिस्तान का सीधे बैंक ऑफ अफगानिस्तान है, ईरान का सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो डिफरेंट कंट्रीज का सेंट्रल बैंक होता है अलग अलग नाम से। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक का नाम है वो है आरबीआई। अच्छा सर, हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, लेकिन दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन है? और सेंट्रल बैंक आम बैंक से बहुत डिफरेंट होता है। हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, जब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक का रोल क्या है, सेंट्रल बैंक की फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक के बारे में हम देखेंगे कि वो किस तरह से पैसा इशू करता है और सप्लाई करता है, और बैंकिंग सिस्टम को कैसे वो रेगुलेट करता है, बाकी बैंक्स को कैसे वो चलाता है, तो हम देखेंगे बैंक्स के ऊपर जो बैंक होता है सेंट्रल बैंक है, उसका नाम, इतना एक लाइन अभी के लिए जान लो, बैंक्स के ऊपर जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, ठीक है।
तो ठीक है, हम वो आगे की तरफ आगे हम जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानो, दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन है? कभी सवाल आ सकता है, पहला सेंट्रल बैंक दुनिया का, वर्ल्ड का, उसका नाम है, स्वीडन का वो सेंट्रल बैंक था, उसका नाम है रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन, RIRS, ओके, RIKS, ओके, रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन। रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन है दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक। ओके, डन। अभी देखो मेरे दोस्तों, जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे इसका एक लोगो है। आपके आंखों के सामने मैं नजदीक लोगो को ले आता हूं ताकि आप इसको नजदीक से देखो। ओके दोस्तों, ये जो लोगो है ना, इसमें आप देखो कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं। आप देख लीजिए, ऊपर से दीवानगिरी स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इंग्लिश से देखो, इंग्लिश में बॉटम में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बीच में ये लाइन नहीं है, बीच में ये टाइगर है मेरे दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर। और ये जो ट्री है ना, ये है पाम ट्री। ये आरबीआई का लोगो सील है मेरे दोस्तों। हर एक एंगल से सवाल आ सकता है, सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। आपको लोगो या सील पे भी सवाल आ सकता है। क्या आप बताइए, आरबीआई का जो लोगो है या आरबीआई की जो सील है, उसमें आप बताइए, उसमें इन 4 ऑप्शंस में क्या क्या है? उसमें रॉयल बंगाल टाइगर है, यहां पे आपको मिला रॉयल बंगाल टाइगर। हालांकि पहले बोला था लाइन रखेंगे, ओरिजिनली बोला था लाइन रखेंगे, लेकिन लाइन को नहीं रखा गया, फिर रॉयल बंगाल टाइगर को रखा गया। रीजन है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये रीजन की वजह से यहां पे टाइगर को रखा गया। नहीं तो ओरिजिनली पता है क्या बोला गया था? ओरिजिनली बोला गया था कि आरबीआई की सील जो होगी, आरबीआई का जो लोगो होगा, वो होगा डबल मोहर। अब ये डबल मोहर क्या है? डबल मोहर आपके सामने लाऊंगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा है, डबल मोहर वाला। यहां पे पाम ट्री तो है, लेकिन यहां पे लाइन है। तो डबल मोहर वाला लोगो बताया गया था पहले कि सेम टू सेम रखेंगे। फिर बोला गया नहीं, डबल मोहर वाला लोगो का पाम ट्री तो रखेंगे, लेकिन ये लाइन के बदले हम रखेंगे नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर। तो याद रख लीजिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, सील है, उसमें लाइन नहीं है। लाइन तो पहले बोला गया था पहले कि लाइन रखेंगे, बोला गया था पहले कि डबल मोहर। डबल मोहर भाई, दो मोहर यहां पे लिखा है, डबल मोहर। जूम किया ना मैंने तो देखा होगा आपने, तो यहां पे लिखा है डबल मोहर। डबल मोहर वाला जो सील है, लोगो है, वही हम रखेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला हम लाइन के बदले टाइगर रखते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। लोगो सील में और क्या है? लोगो सील में दोस्तों और है पाम ट्री। लोगो सील में दोस्तों 2 सर्कल्स है। लोगो सील में दोस्तों आपको ऊपर यहां पे दीवानगिरी स्क्रिप्ट टॉप में मिलेगा। फिर लोगो सील में आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में। तो दीवानगिरी स्क्रिप्ट में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे मिलेगा और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बॉटम में मिलेगा। इस लोगो की ही बात कर रहा हूं मैं अभी। तो समझ आ गया होगा आपको लोगो के बारे में, इसके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, पानी पीता हूं। तो ओके, अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहां से। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में यह भी हो सकता है, सर ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। मेरे दोस्तों, ये लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। हो सकता है आप में कोई हिंदी या दीवानगिरी जानने वाला हो और बोले कि ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। वो वही होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं अब यहां से। BR अंबेडकर ने एक बुक लिखी 1923 में। BR अंबेडकर ने जो किताब लिखी 1923 में, उस किताब का नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी। और उसमें BR अंबेडकर ने कंसेप्ट दिया RBI के बारे में। तो RBI का कंसेप्ट एक्चुअली BR अंबेडकर देता है अपनी किताब में द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी 1923 में। अब ये जो आरबीआई का कंसेप्ट प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी में दिया गया, ये आरबीआई का कंसेप्ट प्रेजेंट किया गया फिर, कि जो ये किताब में कंसेप्ट है आरबीआई का, वो प्रेजेंट किया गया फिर किसके सामने? हिल्टन यंग कमीशन के सामने, जो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना। अब ये हिल्टन यंग कमीशन जो 1926 में बना, इसको किसने बनाया? दोस्तों, ये एक कमीशन था जो बहुत सारी चीज़ें देखता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें हम कैसे ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं। मेन मकसद ये था, लेकिन इसमें बैंक्स भी आते थे, क्योंकि बैंक्स के ज़रिए ही सब कुछ होता है।
तो यहां पे आप देख लीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, ये जो हिल्टन यंग कमीशन है, इसको किसने बनाया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया? क्या पार्लियामेंट ने बनाया? क्या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया? ये कमीशन को किसने किसने बनाया? ये कमीशन को किसने बनाया? तो याद रख लीजिए, डेट याद रखो ना, 1926 है। तब आज़ादी नहीं मिली थी। तब आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। और इसी हिल्टन यंग कमीशन के सामने आरबीआई का जो कंसेप्ट लिखा गया था वो रखा गया। हिल्टन यंग कमीशन को ये आरबीआई का जो इनके सामने आया बहुत अच्छा लगा, तो उसने फिर रिकमेंड किया किसको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को नहीं, तब ब्रिटिश था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तब नहीं था, 1926 में ही रिकमेंडेशन दे दी। जो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना, जिसके सामने आरबीआई का रखा गया, वो उसने रिकमेंडेशन दे दी कि हां भाई आरबीआई बनाना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, वही काम करेगा एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंडिया के लिए वही काम करेगा। हिल्टन यंग कमीशन ने ये रिकमेंडेशन कब दी? अगर ये सवाल आया तो आपको लिखना है 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने राय दी। किसको? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए क्योंकि तब जो 1926 की अगर बात करें तो मेरे दोस्तों याद होगा आपको तब था यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी रूल की क्राउन रूल। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है पॉलिटी तो आपको याद होगा कि क्राउन रूल, या अगर आपने मेरे पास पढ़ा हुआ है तो इतना तो याद होगा कि क्राउन रूल था तब। तो क्राउन रूल जब था, क्राउन रूल के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी, कैसे बनी, वो उधर जाने की जरूरत नहीं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने वो पढ़ा होगा, पढ़ा भी नहीं होगा तो कोई मसला नहीं। ये टॉपिक में सिर्फ इतना ही जानो कि हिल्टन यंग कमीशन ने राय दी इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो कानून बनाता है उसको राय दी। ब्रिटिश का ये था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, राय दी, बोला कि आरबीआई को लगाओ, आरबीआई को बनाओ। तो फिर धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद, 1926 के बाद बहुत टाइम के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया 1934 में। 1934 में बहुत टाइम के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया आरबीआई एक्ट 1934 वाला। कौन सा एग्जैक्ट डेट है जिस दिन आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ? 5 मार्च। वैसे कम चांसेस है एग्जाम में आने के, तो इतना जानो आप मेरे दोस्तों कि अच्छा मैं आपको सवाल पूछूं यहां तक, चले 4-5 सवाल पूछ ही लेता हूं। पहला सवाल, आप मुझे बताइए दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन है? ये है। दूसरा सवाल, आप बताइए इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल तीसरा, आप बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें बताया गया था कि ओरिजिनली हम लोगो या सील लेंगे किससे? डबल मोहर से। तो ये बताइए कि डबल मोहर का वो लाइन क्या आज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोगो में या सील में? नहीं, आज नहीं है। ओरिजिनली ये बोला गया था लेकिन फिर ये अप्लाई किया गया, फिर ये माना गया। आप बताइए जो आजकल लोगो सील है आरबीआई का, उसमें आप बताइए दीवानगिरी स्क्रिप्ट से या हिंदी में जो लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, वो टॉप में लिखा है कि बॉटम में? टॉप में। आप बताइए उधर टाइगर है कि लाइन है? टाइगर है। पाम ट्री है, कितने सर्कल्स है? 2 सर्कल्स। अच्छा आप ये बताइए कि किसने ये किताब लिखी थी प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी? बी आर अम्बेडकर ने। कब लिखी थी? 1923 में। उसमें उसने क्या दिया? कंसेप्ट दिया आरबीआई का कंसेप्ट दिया। बताइए ये किसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर बोला कि आरबीआई को हमें लाना चाहिए? हिल्टन यंग कमीशन ने पहले रिकमेंड दिया। हालांकि ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, हिल्टन यंग कमीशन ने पहले रिकमेंडेशन दे दी, फिर वो माना नहीं गया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशन दी, फिर माना गया। ये ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रखो। सवाल अगर आए हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आरबीआई बनाया गया, आपको बोलना है सही है, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो इनफॉर्मली तरीके से ज्यादातर इसने पहले रिकमेंडेशन दे दी, तो यही रिकमेंडेशन और यही चीजें वहां पे बताई गई थी बार बार। तो ज्यादा दिमाग मत चलाइए, इतना जान ली किसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। कब उसने रिकमेंडेशन दे दी? 1926 में। वो खुद कब बना? वो भी बना 1926 में। किसको रिकमेंडेशन दे दी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकमेंडेशन दे दी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? जैसे आज पार्लियामेंट है, सेंट्रल का पार्लियामेंट है, वैसे ही उस टाइम पे जब ब्रिटिश राज यहां हुआ करता था, क्राउन रूल जब यहां हुआ करता था, उस टाइम वो पार्लियामेंट था। अच्छा, तो पार्लियामेंट को, उस टाइम के पार्लियामेंट को हिल्टन यंग कमीशन ने ये रिप्रेजेंटेशन तो दे दी, रिकमेंडेशन तो दे दी, लेकिन हिल्टन यंग कमीशन को किसने बनाया था?
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, अच्छा, रिकमेंडेशन दे दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने। फिर कब बनाया आरबीआई को? आरबीआई बनाया नहीं, कब आरबीआई एक्ट पास किया, क्योंकि लेजिस्लेचर पास कर सकता है पहले एक्ट, फिर बनता है आरबीआई। पहले एक्ट को लाना पड़ता है, कानून लाना पड़ता है, फिर उस कानून को इंप्लीमेंट कराना पड़ता है। तो बताइए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने कब पास किया आरबीआई एक्ट? 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया। उसके बाद जब ये पास हुआ आरबीआई एक्ट, इसमें बताया गया कि आरबीआई को बनाओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बनाओ। तो इसके बाद ही 5 मार्च को ये एक्ट पास हुआ 1934 में। इसके बाद ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश होता है एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो कि करेंसी वरेंसी इशू करता है, जो कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, और भी बहुत सारी फंक्शंस है, लेकिन नटशल में ये दो याद रखो फिलहाल, जो कि करेंसी वरेंसी इशू करता है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो रेगुलेशन करेगा। ठीक है, तो आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन सर, क्या इंडिया में कोई सेंट्रल बैंक इससे पहले नहीं था? क्या इंडिया में इससे पहले कोई सेंट्रल बैंक नहीं था? तो था ना, वापस आओ पहले 1921 में, जान लो क्या था। इंडिया में इससे पहले भी बैंक्स को रेगुलेट करता था कोई ना कोई सेंट्रल बैंक की तरह तो काम कर रहा था। कौन था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन था वो? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे दोस्तों, 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसका काम था सेंट्रल बैंक की तरह काम करना, जो 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, ये 3 बैंक्स को जोड़ के बना, 3 बैंक्स को मर्ज करके बना। एक था बंगाल वाला बैंक, या आप बोल सकते हो कलकत्ता बैंक। उसको बोलते हैं बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कलकत्ता, एक ही बात है। कभी कोई बुक में वो होता है, कभी कोई बुक में वो होता है। बैंक ऑफ बंगाल बोलो, बैंक ऑफ कलकत्ता बोलो, एक ही बात है। बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ मद्रास। तो बंगाल, बंबई, मद्रास, 3 बैंक्स को जोड़ के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये भी याद रख लीजिए आप उसके आगे कि ये जो 3 बैंक्स है मेरे दोस्तों, जिसको बनाया गया 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यही इंपीरियल बैंक जो सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा है, इस इंपीरियल बैंक को फिर 1955 में एसबीआई बनाया गया। तो जान लो, सबसे पहले 3 बैंक थे। कौन कौन सा बोला मैंने? बंगाल या कलकत्ता, बंबई और मद्रास। डेट याद मत रख लीजिए, एक बात बोलूंगा, डेट बोलूंगा मैं यहां पे। बंगाल का जो बैंक वो 1806 वाला था, फिर जो बंबई का बैंक है वो 1840 वाला था, और जो मद्रास का बैंक बना था वो 1843 में बना था। ठीक है, तो 1800s में ही सब बने थे। लेकिन ये जो बैंक बने थे, इन 3 बैंक्स को मर्ज करके क्या बनाया गया? ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स भी इनको बोलते थे। लेकिन सिंपल में याद रखो, हमेशा सिंपल ही रखना चाहिए हर एक बात को। तो ये 3 बैंक्स को जोड़ दिया गया और बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 में। फिर 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, यही काम कर रहा है एज सेंट्रल बैंक, मगर इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में फिर बाद में एसबीआई बनाया गया। इन शॉर्ट, पहले ये 3 जोड़ के ये बनाया गया इस डेट पे, फिर इस डेट पे इसका नाम ये बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो आरबीआई आया, आरबीआई एक्ट की वजह से जो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, उससे पहले भी दोस्तों यहां पे सेंट्रल बैंक था, और वो मैंने बोला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जो काम कर रहा था सेंट्रल बैंक। ओके, अब जब ये आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1935 में, 1934 के एक्ट के हिसाब से जब ये आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, तो हेडक्वार्टर इसका या सेंट्रल ऑफिस, आप बोल सकते हो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस या हेडक्वार्टर कहां पे रखा गया? कलकत्ता में, जिसको अब कोलकाता बोलते हैं। पहले कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता बोलते हैं। कोई बात नहीं, जो आपको एग्जाम में आए टिक करके आ जाना। ओरिजिनली ये हेडक्वार्टर था, लेकिन 2 साल बाद हेडक्वार्टर चेंज किया गया। 1937 में हेडक्वार्टर चेंज किया गया, सेंट्रल ऑफिस चेंज किया गया, और चेंज किया गया कहां पे? मुंबई में। बंबई पहले बोलते थे, अब बोलते हैं मुंबई, लेकिन शिफ्ट हुआ टू बंबई। तो बताइए, कोलकाता जो आज है या कलकत्ता जो पहले था, वो कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल। बंबई जो था या आज का मुंबई, वो कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र।
ठीक है, तो ये तो पता ही है सर, इतना बेसिक क्यों जा रहे हो, जाना पड़ता है, कभी कभी कमज़ोर बच्चा भी होता है। पूरी नॉलेज देंगे लेकिन रूट्स को पहले सॉलिड बना के, जो रूट्स हैं उनको पहले अच्छा बना के। तो सुनिए 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 अब आगे। 1935 से 2 साल बाद जब हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया मुंबई, तो उसके बाद 1937 के बाद 1947 में 10 साल बाद बर्मा जो था वो भी आरबीआई के अंडर आता था। याद रख लीजिए, बर्मा आरबीआई के अंडर आता था, पाकिस्तान आरबीआई के अंडर आता था। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि बर्मा भी पहले था ब्रिटिश के अंडर, पाकिस्तान भी था ब्रिटिश के अंडर। तो ये ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट बनाया। ये कानून किसने बनाया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने कानून सबके लिए बनाया, और आरबीआई उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी रखा, बर्मा के लिए भी रखा, सबके लिए रखा। तो जानना यह है आपको, 1947 में आरबीआई ने बोला बस अब मैं सेंट्रल बैंक नहीं हूं बर्मा का। 1948 में आरबीआई ने बोला बस अब मैं सेंट्रल बैंक नहीं हूं पाकिस्तान का। तो बर्मा का सेंट्रल बैंक आरबीआई था 1947 तक। 1948 तक जब पाकिस्तान अलग हुआ, उसके 1 साल बाद की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ ना, आजाद हुआ ना, तो तब भी जब इन पाकिस्तान वहां था तब भी आरबीआई था पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक। लेकिन पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक आरबीआई खत्म हुआ 1948 में। तो 1948 में आरबीआई नहीं रहा फिर पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक। इसी तरह ठीक है, बर्मा का नहीं रहा, पाकिस्तान का नहीं रहा, ये तो ठीक है। अब एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 1948 में ही आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 पास हुआ। अब याद रख लीजिए, 1948 जिस साल में बताया आरबीआई ने अब मैं पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं हूं, इधर बताया अब मैं बर्मा का सेंट्रल बैंक नहीं हूं। लेकिन 1948 में जब बताया कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं हूं, तो 1948 में ही एक एक्ट पास किया गया, अब ब्रिटिश नहीं है। ब्रिटिशर्स 1947 तक ही रहते हैं। ब्रिटिश रूल 1947 तक ही रहते हैं। इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान आज़ाद होता है, 1947 के बाद ब्रिटिश का रूल नहीं है। तो एक्ट जो है वो ब्रिटिश नहीं बनाएगा, इंडिया का पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी, सर इंडिया का पार्लियामेंट था तब क्या? तब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बन रहा था, तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही एक्ट कर रही थी पार्लियामेंट। जिसको ज्यादा पॉलिटी पता है उसके लिए एक लाइन याद रखो, तब जो तब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, कौन बना रहा था? लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लेजिस्लेटिव असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहा था, वही लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट की तरह भी बिहेव कर रहा था। एक लाइन जिसको समझ नहीं आई, अच्छी बात है, समझ भी नहीं आना चाहिए। कैसे आएगा इतना समझ? इतना याद रखो, आपके लिए बस इतना आरबीआई में इतना याद रखना है कि एक एक्ट बना 1948 में। क्या एक्ट? आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इतना याद रखो दोस्तों, एक्ट पास किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। गुड। इस एक्ट में बोला कि अब हम ट्रांसफर करते हैं ये आरबीआई का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। इसका मतलब हम समझेंगे ये। तो इस एक्ट के बेसिस पे क्या किया गया? 1 जनवरी 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई नेशनलाइज होता है। अब आरबीआई फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर आरबीआई पहले प्राइवेट था क्या? हाँ। तो कितना प्राइवेट था, कितना गवर्नमेंट था? सुनो, पहले मैं वो लाइन ही कवर करूंगा, फिर वापस आऊंगा पेज पे। जब आरबीआई को डालना था, जब आरबीआई को एस्टैब्लिश करना था, 5 करोड़ रुपए लगे एस्टैब्लिश करने के लिए। तो 5 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल है आरबीआई का। चलिए भाई 5 करोड़ का आरबीआई बनाएंगे, ठीक है। इसमें से 5 करोड़ में से मैक्सिमम क्या, बहुत ज्यादा प्राइवेट लोगों ने आरबीआई में इन्वेस्ट किया, उनके शेयर्स प्राइवेट लोगों के बहुत ज्यादा थे। तो ये प्राइवेट बैंक था। अगर गवर्नमेंट का शेयर था, गवर्नमेंट का रोल था, वो बहुत कम था। 5 करोड़ में से सिर्फ 2,20,000 गवर्नमेंट का शेयर था। तो आप मुझे बताइए कि जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, इनिशियल कैपिटल उसका 5 करोड़ था। 5 करोड़ रुपए लगे आरबीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए कि प्राइवेट ने दिए? वो 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम प्राइवेट ने दिए। सिर्फ गवर्नमेंट ने कितना दिया? गवर्नमेंट का शेयर इतना सा है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये गवर्नमेंट वाला मतलब पब्लिक बैंक है? गवर्नमेंट मतलब पब्लिक बैंक है कि प्राइवेट बैंक है? ज्यादा रोल किसका है?
ज्यादा प्राइवेट का है। भाई गवर्नमेंट ने तो बहुत कम पैसा दिया, बहुत ज्यादा कम पैसा दिया। तो ये प्रीवियसली मतलब ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में जब इनिशियल कैपिटल हुआ, जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1935 की अगर बात करें, तो ये प्रीवियसली प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। वही अब जानो इस बात को, जब यहां पे आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ तो ये हुआ एस्टैब्लिश एज प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक था तो क्या हुआ, फिर भी ये सेंट्रल बैंक था, सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा था। इसी डेट पे ये सेंट्रल बैंक बना, लेकिन सेंट्रल बैंक था, प्राइवेट का ज्यादा रोल था, गवर्नमेंट का रोल कम था। लेकिन इस एक्ट की वजह से इसका उल्टा किया गया। अब गवर्नमेंट का रोल ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा गवर्नमेंट रोल है। 100% गवर्नमेंट ने शेयर लिया, 100% शेयर अब गवर्नमेंट ने लिया। आरबीआई एक्ट 1948 का जो है उसमें ओनरशिप जो है वो पब्लिक के पास आई, गवर्नमेंट के पास आई। तो इसी बेसिस पे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज होता है। आरबीआई नेशनलाइज का मतलब आरबीआई गवर्नमेंट का हो जाता है। यहां तक आरबीआई प्राइवेट होता था, आरबीआई में प्राइवेट का ज्यादा रोल होता था। लेकिन यहां पे मेरे दोस्तों आरबीआई पूरी तरह से गवर्नमेंट का हुआ। आरबीआई नेशनलाइजेशन का मतलब वही होता है फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, 100% ओनरशिप, 100% शेयर गवर्नमेंट का है। किसी 1% भी, आधा परसेंट भी प्राइवेट का रोल अब नहीं होगा, 100% गवर्नमेंट का ही होगा। आपके दिमाग में शायद बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, सर क्यों किया गया ये इंपीरियल बैंक, ऐसे कमी क्या थी जो आरबीआई ला गया? सर आरबीआई जब लाया गया तो ऑफिस चेंज क्यों किया गया? सर ऑफिस चेंज तो किया, पहले प्राइवेट चलाता था, फिर गवर्नमेंट ने क्यों बोला मैं चलाऊंगा? सवाल आ सकते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए लास्ट का इंतजार करो दोस्तों, लास्ट का इंतजार करो। अब आगे चलते हैं। आरबीआई के गवर्नर्स भी होते हैं, है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो आरबीआई का सबसे हेड जो होता है ना, आरबीआई के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड होता है ना, वो होता है दोस्तों गवर्नर ही। ठीक है, अब गवर्नर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, आरबीआई का हेड जो है वो है गवर्नर। इस गवर्नर की टर्म कितनी है? 3 साल। अब आरबीआई में, आरबीआई एक्ट देखो, आरबीआई किस एक्ट से बना? इस एक्ट से। तो सारी की सारी बातें इसी एक्ट में लिखी हुई हैं आरबीआई के रिलेटेड। ओके, तो गवर्नर जो है मेरे दोस्तों, उसका टर्म होगा 3 साल। लेकिन गवर्नर की टर्म और 2 साल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है। तो गवर्नर का मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है? मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है? 3 और 2 मिलाइए 5 साल। सर हमने तो विकिपीडिया से या उधर इधर से 4 साल देखा। अरे 4 साल देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बातों को। विकिपीडिया की हर बात सही हो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है विकिपीडिया, बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है, मुझे वो पसंद है। लेकिन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे चेक करो। द हिंदू एडिटोरियल कभी अगर होगा वहाँ पे चेक करो, क्योंकि आपको इंडिया में एग्ज़ाम देना है तो इंडिया का ही मटेरियल लो जो ऑथेंटिक हो, ऑफिशियल हो। ऑफिशियल सोर्सेज से पता किया करो। अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर हमने सुना है 5 साल, हमने सुना है 3 साल, हमने कभी कभी यह भी सुना है कि साल ही नहीं होते जितना गवर्नमेंट चाहे। ये क्या है, ये क्या है? इधर पहुंचने से पहले कैसे पता चले? फिलहाल इतना ही जानो कि गवर्नर जो है उसकी टर्म जो है वो 3 साल है। 3 साल तो नॉर्मल टर्म है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे वो उसकी टर्म को एक्सटेंड कर सकता है। तो गवर्नर का मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? मैक्सिमम सर्विंग गवर्नमेंट कितना मैक्सिमम सर्व कर सकता है या मैक्सिमम टर्म हो सकता है? 5 साल। ठीक है, अभी आरबीआई बना 1935 में, तो 1935 से ही तो गवर्नर स्टार्ट होगा, है ना? 1935 से गवर्नर्स आए 3 साल 4 साल, कभी गवर्नमेंट ने बोला काम ज्यादा तो होता था, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टर्म 3 साल है। तो होता है, बहुत सारे गवर्नर्स आए। 2021 है आज, ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं फरवरी 2021 में। आगे कोई भी चेंज आए तो वो आप फिर ऐड कर लेना, करंट अफेयर में देख लेना। तो 1935 से लेके 2021 तक 25 गवर्नर्स थे टोटल में। अभी एक बात याद रखो, जो लास्ट गवर्नर है वो कब बना? लास्ट गवर्नर जो हमारा है इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लास्ट गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। 25th गवर्नर है ये, लेकिन ये 2018 में गवर्नर बना। तो दोस्तों याद रख लीजिए,
आज जो हमारा 25th गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कब वो गवर्नर बना? जो आज का गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, वो कब गवर्नर बना? 2018 में। आगे जान लेते हैं, पहला आरबीआई का गवर्नर कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। 1935 में जब आया आरबीआई तो गवर्नर पहला यही बना। पहला इंडिया का आरबीआई गवर्नर, तो पहला इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन है? वो है ऑसबॉर्न, सॉरी, पहला इंडिया आरबीआई गवर्नर कौन है? वो है सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख जो है 1943 में आरबीआई का गवर्नर बना। असल में अगर देखें नंबर वाइज ये थर्ड गवर्नर था नंबर वाइज, लेकिन इंडिया का ये महाराष्ट्र में ही रहता था। तो याद आपको ये रखना है कि ये तो ब्रिटिश का लाया हुआ गवर्नर था, पहला गवर्नर जो है ऑसबॉर्न। अगर नॉर्मली आए आरबीआई का पहला गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर ये सवाल आए आरबीआई का पहला गवर्नर लेकिन पहला इंडियन गवर्नर, तब ऑसबॉर्न स्मिथ नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश का था, ये मुंबई महाराष्ट्र में रहता था, ये इंडिया का था। तो सीडी देशमुख आपको रखना है। अगर सवाल आए सीडी देशमुख जो है वो कब बना आरबीआई का गवर्नर? 1943 में। अगर सवाल आए वो कौन सा आरबीआई गवर्नर था, पहला, सेकंड, थर्ड, 25th, 24th, तो बताइए। टोटल तो 25 है, थर्ड आरबीआई गवर्नर। अब आपको यह भी याद रखना है वो कौन सा आरबीआई गवर्नर है जिसने लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर किया, एज गवर्नर काम किया एज आरबीआई। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर या लॉन्गेस्ट टर्म या लॉन्गेस्ट टेन्योर किस गवर्नर ऑफ आरबीआई का रहा है? वो रहा है मेरे दोस्तों बी रामा राव का। ठीक है, बेनागॉल रामा राव 1949 में आया, ये फोर्थ आरबीआई गवर्नर था। चलिए ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन भरोसा नहीं किसी भी एग्जाम पे, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है मेरे दोस्तों? वो रहा है अमिताभ घोष का। 16th नंबर पे, यह था सिर्फ 20 दिन का रहा है, 1985 में आया। ठीक है, अब ये एक चीज़ आप सर्च करेंगे खुद ही, मुझे याद नहीं है, यहां पे आप सर्च कर लीजिए और उसका आंसर अपनी नोट पे लिख लीजिए। जो ये फोर्थ गवर्नर है, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है, लॉन्गेस्ट टर्म जिसका था बी आर राव का, उसका टर्म कितना था, कितने साल का टर्म वर्म था वहां पे उसका। ठीक है, वो आप देख लेना। ओके, या मैं नीचे कमेंट करूंगा इस वीडियो पे। उसके बाद यहां पे देखते हैं आरबीआई गवर्नर जो है ना, ऐसा कौन सा आरबीआई गवर्नर है जो कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहा है? वो है मनमोहन सिंह। ऐसे सवाल बहुत बार आ सकते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा गवर्नर बताइए जो पीएम भी था, मनमोहन सिंह। ऐसा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस सवाल का जवाब कौन देगा आप में से? देखते हैं कौन देगा। आप मुझे बताइए पहली वुमेन गवर्नर कौन है आरबीआई की? पहली वुमेन गवर्नर कोई नहीं है आरबीआई की। रीजन है क्योंकि अभी तक वुमेन कोई भी नहीं है जो कि आरबीआई की गवर्नर बनी है। अभी तक आरबीआई की गवर्नर कोई वुमेन नहीं बने, सारे के सारे मेल बन चुके हैं। हाँ, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं, उसमें वुमेन बनी हुई है। और पहली वुमेन जो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर नहीं, गवर्नर कोई वुमेन नहीं बनी, पहली डिप्टी गवर्नर वुमेन ऑफ आरबीआई जो है वो है केजे उदेशी। केजे उदेशी याद रखा? गुड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह याद रखा? ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला इंडियन, लॉन्गेस्ट वाला, शॉर्टेस्ट वाला, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नर्स की बात जब हम करते हैं दोस्तों। आगे गवर्नर्स की और बातें हैं क्या क्या? ऐसे 2 गवर्नर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जिन्होंने साइन नहीं किया करेंसी नोट्स पे, अब तक साइन नहीं किया। गवर्नर का काम होता है वो करेंसी पे साइन। आप देखोगे नोट, देखोगे 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, उस पे गवर्नर का साइन होता है, उस पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। आरबीआई का गवर्नर जो है उसका साइन होगा। ठीक है, आपको मिलेगा उसका साइन। तो आप बताइए मुझे, ऐसे 2 गवर्नर हैं जिनका साइन करेंसी नोट्स पे आपको नहीं मिलेगा। वो पहला गवर्नर था और 5th गवर्नर था। पहला गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और 5th गवर्नर मेरे दोस्तों अम्बी गोइनकर और ऑसबॉर्न स्मिथ। 2 ऐसे गवर्नर रह चुके हैं जिन्होंने किसी भी नोट पे जिन्होंने साइन नहीं किया एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। लेकिन ऑसबॉर्न स्मिथ ने तो कहीं पे साइन नहीं किया। लेकिन अम्बी गोइनकर जो है उन्होंने साइन किया है, 1 रुपए नोट पे साइन किया है, मगर नॉट एज आरबीआई गवर्नर, एज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो आपको यह याद रखना है, अम्बी गोइनकर ने
किसी नोट पे साइन किया है, 1 रुपये नोट पे, लेकिन उसने एज आरबीआई गवर्नर साइन नहीं किया। वो फाइनेंस सेक्रेटरी जब था तब साइन किया था, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी भी साइन करता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई भी साइन करता है। वही हम देखेंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई कब साइन करता है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी कब साइन करता है। आरबीआई आपको पता है इशू करता है सारे नोट्स, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये। आरबीआई इशू करता है नोट्स। आगे हम देखेंगे अच्छी तरह से कितना डिनोमिनेशन विनोमिनेशन सारी चीज़ें देखेंगे। अभी तो ये पहला लेक्चर है, ये तो स्टार्टिंग है। तो आरबीआई मेरे दोस्तों इशू करता है नोट्स, और आरबीआई जब इशू करता है नोट्स, उन पैसों पे, उन नोट्स पे आरबीआई गवर्नर के साइन आपको मिलेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, और 2 आरबीआई ऐसे हैं आरबीआई गवर्नर जिनके किसी भी नोट पे आपको साइन नहीं मिलेंगे। वो मैंने आपको बता दिया, याद रखना, सवाल आ सकता है, आ चुके हैं ऐसे सवाल। दूसरा है फाइनेंस सेक्रेटरी के भी साइन होते हैं। जिस तरह से आरबीआई के साइन होते हैं, इस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के भी साइन होते हैं। वो कब? 1 रुपये नोट पे और कॉइन्स पे आपको फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलेंगे दोस्तों। मेरे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही इशू करता है 1 रुपये का नोट और कॉइन्स, इसलिए आपको 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन्स मिलेंगे मेरे दोस्तों। बाद में देखेंगे, ओके। तो कहां था दोस्तों? मैं ये बता रहा था आपको कि आरबीआई जो है वो साइन करता है नोट्स पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है दोस्तों, वो इशू करता है 1 रुपये नोट, और इसी 1 रुपये नोट पे आपको फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलेगा। अच्छा, कॉइन देखो, एक बात याद रखना, कॉइन पे साइन नहीं मिलता फाइनेंस सेक्रेटरी का। कॉइन इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन आपको 1 रुपये वाले नोट पता है ना, नोट्स और कॉइन्स में फर्क पता है ना क्या होती है। कॉइन बाई कॉइन और नोट्स पे, कॉइन तो इशू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1 रुपये नोट भी, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होगा किस पे? 1 रुपये नोट पे, नॉट कॉइन्स। शायद मेरे मुंह से निकल गया अभी कॉइन्स, ओके। तो ये आप याद रखा, इतना तो आपने याद रखा। उसके बाद और भी एक बात याद रखो, क्योंकि हो सकता है सवाल आए। 25th गवर्नर तो मैंने बता दिया कौन है। कभी कभी आएगा कि 25th से पहले 24th गवर्नर कौन था, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रोल रह चुका है। उर्जित पटेल, ये भी याद रखना, अपने नोट पे लिख लेना। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर हुआ करता था, 24th आरबीआई का गवर्नर। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। इसीलिए मैंने बोला अम्बी गोइंकर जो है उसने 1 रुपये नोट पे साइन किया है एज फाइनेंस सेक्रेटरी, क्योंकि 1 रुपये नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन कर सकता है, क्योंकि 1 रुपये नोट इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा, सर 1 रुपये नोट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करता है, मतलब 1 रुपये नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, कॉइन्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, और बाकी नोट्स आरबीआई इशू करता है, ऐसा क्यों सर? सवाल है ना, सवाल है। जो मैं ये सवाल बता रहा हूं, जिनको मुझे आखिर पे आपको जवाब देना है, जरा आप ट्राई कीजिए इन सवालों का आंसर देने का, नीचे लिख लीजिए, मैं देखूंगा आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, आप भी रिसर्च तो थोड़ा करो। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है मेरे दोस्तों? याद रख लीजिए, कभी आ सकता है सवाल, rbi.org.in। इनिशियल कैपिटल जो पैसा लगा, ये मैंने आपको बताया 5 करोड़, तो गवर्नमेंट का इतना शेयर था, तो ये पहले प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, लेकिन फिर 100% शेयर किसका हुआ? आरबीआई का, जब आरबीआई नेशनलाइज हुआ 1949 में। ये भी मैंने आपको बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई क्या है? बहुत जगह आपने देखा होगा किताबों पे 1 जुलाई से लेकर 30 जून है, लेकिन रीसेंट न्यूज़ तो सुनो, अब ऐसा नहीं होगा। अभी रीसेंट न्यूज़ सुनो, आपके एग्जामिनर आपको सवाल पूछ सकता है अच्छी तरह से। वो शायद आपको कहीं ये तो सवाल ना पूछे कि आप बताइए 2021 से लेकर 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर है, आप बताइए इस साल में जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है, 2021 और 22 का आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां है? वहां आप 1 जुलाई से 1 जून नहीं लिखेंगे, 1 जुलाई से 30 जून नहीं लिखेंगे। तो सुनिए इस बात को अच्छी तरह से। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई मतलब वो साल जिसमें आरबीआई अपना काम करता है, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही आरबीआई देखता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई जो है वो 1935 में आया आरबीआई। तो पहले जब आरबीआई आया, एस्टैब्लिश हुआ, तो पहले जनवरी से लेके दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता था। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता था। अब ये तो आपको समझ में आया। उसके बाद 1940 में चेंज किया गया फाइनेंशियल ईयर का, जो ये यहां तक था, पहले ये मंथ्स चेंज किए गए। तो 1940 में 1 जुलाई से 30 जून तक बताया गया कि अब फाइनेंशियल ईयर होगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई
फाइनेंशियल ईयर नहीं, बजट का फाइनेंशियल, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर नहीं, आरबीआई का, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर नहीं। ओके ओके ओके। स्टार्टिंग में जब आरबीआई आया, फाइनेंशियल ईयर था जनवरी से दिसंबर। जनवरी अगर 2010 है, दिसंबर 2011, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर 1940 में बोला गया जुलाई से लेके अगले साल जून तक होगा, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होगा। फिर उसके बाद अभी 2020-21 के दौरान आपको याद रखना है गवर्नमेंट ने क्या बोला। गवर्नमेंट ने बोला कि अब 2020 मतलब 1 जुलाई 2020 और 2021 मतलब 31 मार्च 2021 तक ही फाइनेंशियल ईयर होगा आरबीआई का। सिर्फ 9 महीने फाइनेंशियल ईयर होगा आरबीआई का। सर फाइनेंशियल ईयर तो होता था 1940 में, देखते थे 1940, 50, 60, 70, 80, 2020 तक हमने देखा सर कि फाइनेंशियल ईयर था। फॉर एग्जाम्पल 1940 और 41 देखते हैं एग्जाम्पल। सर हमने देखा फाइनेंशियल ईयर होता था कि 1 जुलाई 1940 होता था फाइनेंशियल ईयर से लेके 30 जून 1941 तक होता था फाइनेंशियल ईयर। तो सर ये जुलाई से जून पहले था, अब ऐसा क्यों किया गया? अब जुलाई से जून के बदले 31 मार्च किया गया। जुलाई है यहां पे, जुलाई है यहां पे, 30 जून था लेकिन यहां पे 31 मार्च तक किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा सुन ले किस लिए गवर्नमेंट ने बोला। गवर्नमेंट ने बोला अब जो 2020 का होगा और 2021 का होगा आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर वो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा, सिर्फ 9 महीने चलेगा। ऐसा 9 महीने ही क्यों? रीजन है फाइनेंशियल ईयर को मैच करना है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर के साथ। आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर को मैच करना है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर के साथ। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इकोनॉमी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, नेशनल इनकम में 1000 बार मैंने बोला होगा। फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक। तो इसको मैच करने के लिए, इसलिए 2020 और 2021 में जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर का टेन्योर होगा, टर्म होगा वो, या जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड होगा वो होगा 9 मंथ ओनली। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2020 से 21 का वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, वो एंड होगा 31 मार्च को, 9 महीने बीच में। अब ये भी याद रखना जो 2021 आएगा 2021 2022 तक, 2021 में 1 अप्रैल से आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो 31 मार्च ऑफ 2002। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही तो है ना स्टेट्स का या सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यही तो है टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर का। इतना आपको समझ में आया ना दोस्तों? अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, और ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा सा मैं थक गया। ओके तो यहां तक आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन 2-4 पूछता हूं, फिर हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। पहला सवाल का जवाब यहाँ तक तो आपने दे दिया, यहाँ तक तो आपने दे दिया। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, बताया मुझे जब सेंट्रल बैंक नहीं था उससे पहले सेंट्रल बैंक की तरह काम कौन कर रहा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसमें कितने बैंक्स मर्ज कर दे गए थे और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था? 3। ठीक है, आप बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना, वो सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा था कब तक? जब तक आरबीआई बना। आरबीआई कब बना? 1935 में। आप बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फिर बाद में क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप बताइए जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में था। आप बताइए कि उसका ऑफिस चेंज किया गया कहाँ पे? बम्बई 1937 में, 2 साल बाद। फिर आप बताइए कि बर्मा का सेंट्रल बैंक, आरबीआई ने बोला बर्मा का अब मैं सेंट्रल बैंक नहीं हूँ, कब? 1947 में। पाकिस्तान का आरबीआई सेंट्रल बैंक नहीं रहा, कब? 1948 में। 1948 में ही एक एक्ट आया जिसकी वजह से आरबीआई नेशनलाइज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस एक्ट की वजह से आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया पॉसिबल? इस एक्ट की वजह से। 1948 का जो एक्ट है इसमें आरबीआई के नेशनलाइजेशन हुआ, और वो डेट क्या है? 1 जनवरी 1949। पहले ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था, फिर ये गवर्नमेंट बैंक हुआ, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अभी आपको मैं सवाल पूछता हूँ, आप बताइए नॉर्मली जब टर्म होती है आरबीआई गवर्नर्स की कितनी होती है? 3 साल। उनको एक्सटेंड किया जाता है 2 साल तक, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 साल। बताइए टोटल कितने गवर्नर्स हैं आरबीआई के रह चुके हैं अब तक? 25 गवर्नर। करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन सा नंबर पे वो आरबीआई गवर्नर है? 25 नंबर पे आरबीआई गवर्नर है। आप ये बताइए मेरे दोस्तों पहला आरबीआई गवर्नर कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। उस फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन है? देशमुख। सबसे लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग गवर्नर कौन है? ओके,
बी आर राव। शॉर्टेस्ट टेन्योर वाला अमिता घोष। आरबीआई की वुमेन तो नहीं बनी कोई गवर्नर, लेकिन डिप्टी गवर्नर वुमेन बनी, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। केजे उदेशी। ऐसा कौन सा आरबीआई का गवर्नर है जो प्राइम मिनिस्टर भी बाद में बना? मनमोहन सिंह। आरबीआई के 2 गवर्नर्स ऐसे हैं जिनके साइन नहीं है नोट्स पे, क्योंकि आरबीआई साइन करता है नोट्स पे, क्योंकि आरबीआई इशू करता है नोट्स और आरबीआई ही साइन करता है नोट्स पे। तो आपको याद रखना है 2 के नाम नहीं है किसी भी नोट पे, वो ये हैं। लेकिन हाँ, अम्बी घोष सॉरी हाँ, एक ऐसा आरबीआई का गवर्नर है जिसका साइन है एज फाइनेंस सेक्रेटरी और वो 1 रुपये नोट पे है। उस आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? अम्बी गावनकर। ओके। उसके बाद ये भी सवाल आ सकता है आपको, आप बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है नोट्स, मगर कौन सा? 1 रुपये नोट और कॉइन्स भी। एक ऐसा क्यों? चलो ऐसा मैं लास्ट में बताऊंगा सवाल। एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो मेरा मेरा पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, 1 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, तो 1 रुपये इक्वल टू पॉलिटी। अब मेरे नीचे बहुत सारे बंदे हैं, मैंने इनको बोला जाओ भाई भेजो एक पॉलिटी को। किसी ने 1000 पॉलिटी के कोर्सेज लिए, पॉलिटी के चैप्टर्स लिए, तो 1000 रुपये 100 रुपये लिए। किसी ने 1-1 रुपये वाले, मतलब पॉलिटी वाले 1-1 रुपये वाले, पॉलिटी वाले 1-1 रुपये वाले, पॉलिटी वाले 3 पॉलिटी के ये मॉड्यूल्स लिए फॉर एग्जाम्पल, तो 3-3 रुपये आ गए। तो 3 रुपये वाला जो वो बाकी इशू करेंगे जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपये दिखा रहा है। असल में जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की है। असल में मैंने जो लॉन्च किया पॉलिटी का कोर्स, अथॉरिटी मेरी है। जो अथॉरिटी मेरी है 1 रुपये दिखा रहा है, अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 1 रुपये दिखा रहा है और आगे आपको पता चलेगा कि नहीं लिखा होता है इस पे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये वापस चाहिए, बेयरिंग वेयरिंग जो भी आपको पता है। चलिए छोड़िए, वो आगे लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो टिडबिट्स है और सवालों के जवाब। इन शॉर्ट जितने भी सवाल मैंने आपको बोले, ज़रा उनका जवाब आप नीचे कमेंट करके दो। कॉइन्स जो है, अच्छा नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है और यहाँ पे आपने देख लिया। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? इनिशियल कैपिटल कितना था? प्रीवियसली प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इधर से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप बताइए फाइनेंशियल ईयर जो है, जो 12 महीने होता है, 2020 से 21 9 ही महीने चला। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 31 मार्च को मैच करना था। 31 मार्च तक ही फाइनेंशियल ईयर को रखना था, ताकि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ जाए और 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चले फ्रॉम 2021 से लेके 2022 तक। आप ये बताएं इनिशियली फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता था आरबीआई का? जनवरी से दिसंबर की तरफ होता था। अच्छा, ये सवाल का जवाब भी आप दो। पहले ये क्यों होता था, फिर बाद में जुलाई जून क्यों किया गया, फिर बाद में जुलाई मार्च क्यों किया गया, फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं कि अप्रैल मार्च होगा? ऐसा क्यों? हर सवाल का जवाब आप नीचे देने की कोशिश करो, नहीं तो मैं लास्ट के लेक्चर में टिडबिट्स का जवाब दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए मेरे डियर बच्चे, मेरे डियर स्टूडेंट्स, चलिए बाय। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आप कमेंट कीजिए कोई भी सवाल अगर आपको हो, नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।